क्या आपने कभी वर्ल्ड या इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया दुनिया की एक ग्लोबल इकोनॉमी सुपर पावर बनने के रास्ते पर है। हाँ, ये मतलब कुछ लोगों के लिए अटपटा हो सकता है, बट ये बिल्कुल सही है। इंडिया को अगले 10 सालों में एक वर्ल्ड इकोनॉमी की तरह देखा जा सकता है। तो कैसे सिर्फ 10 सालों में इंडिया दुनिया की इकोनॉमी को टेक ओवर कर लेगी, मतलब पूरी दुनिया पे इंडिया का राज होगा? आइए जानते हैं। ये बहुत लोगों के लिए सवाल बहुत ही अटपटा है, जो कि सोचते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। देखने में कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बट जनवरी 2023 में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश बन गया, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1.417 बिलियन है, चाइना की 1.412 बिलियन की कंपैरिजन में। जैसा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू कहता है, इससे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों पैदा हो गए। इससे ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इकोनॉमिक सेक्टर में प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। A lot has been said about India's growth story on how it remains a bright spot in the world economy. But away from these positive headlines, millions of young Indians face the risk of unemployment. लेकिन साथ ही इसने एजुकेशन और हेल्थ प्रोग्राम को भी बहुत ज़रूरी और मुश्किल बना दिया, जिससे ह्यूमन कैपिटल को बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। कोविड और फिर यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में चल रहे टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ब्राइट स्पॉट बन चुका है। आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। आप इसी से पता लगा सकते हैं कि 2021 से लेकर 2022 में FDI इनफ्लो ने एक ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है, जो ऑलमोस्ट 85 बिलियन US डॉलर है। दुनिया के 5th सबसे बड़ी इकॉनमी के रूप में इंडिया अभी भी आ चुका है। 2022 में यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया था इंडिया की इकॉनमी, और ये 2029 तक जापान और जर्मनी को भी काफ़ी पीछे छोड़ देगी और पीछे छोड़ के दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। पैंडेमिक बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल था इंडिया के लिए, बट इसी के साथ ये ग्लोबल इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। एक सबसे बड़ा चेंज ये है कि चाइना स्पेसिफिक ग्लोबल वैल्यू चेन पर ओवर डिपेंडेंस अब कम होती जा रही है। प्लस यूक्रेन रशिया की वॉर या फिर चाइना में डिजास्टर्स कोविड-19 की सर्च से साफ है कि किसी एक कंट्री पर ओवर डिपेंडेंस होना वर्ल्ड इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा खतरा है, और यहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टॉक्स का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी काफ़ी प्रोसेस में चेंज आए हैं। सभी देश अब ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन के बीच एक इक्वल बैलेंस चाहते हैं, जिससे सब रीजनल और कंपेरेटिव एडवांटेज का फायदा बिलेटरल और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जा सके। काफ़ी हद तक इन इमर्जिंग ग्लोबलाइज्ड मॉडल के पीछे चाइना के बीजिंग की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोसेस के कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश है, बट वहाँ एक इंडिया एक एक्टिव रोल निभाता है। अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर और पैंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने वेस्टर्न कॉर्पोरेशन को चाइना +1 स्ट्रैटेजी के विचार करने पर फोर्स किया है, जिससे कंपनी सिर्फ चाइना में इन्वेस्ट करने से बच रही हैं और अपने बिजनेस को अलग अलग डेस्टिनेशन में डाइवर्सिफाई करने का प्लान बना रही है। China is becoming a riskier bet for foreign investors because of growing regional tensions. For the first time in decades, some companies and investors have begun to consider whether the risks of investing in China outweigh the potential benefits. बहुत से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में वियतनाम भी एक चाइना से बेहतर विकल्प है, बट वियतनाम के पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन C+1 चाइना +1 स्ट्रैटेजी इंडिया सबसे ज़्यादा उस चीज़ में सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इंडिया को दूसरी कंट्री से आगे बढ़कर वर्ल्ड इकोनॉमी के आगे बढ़ाने की काफ़ी वजह हैं। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी का फ़ायदा क्या होगा और ये ऐसे कैसे बढ़ रही है। मैं आपको बताऊं कि इंडिया को दूसरी कंट्री से आगे बढ़कर वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली तो वजह यह है कि इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज बहुत ज़्यादा हाई है। मैं आपको एक डेटा बताऊँगा, चाइना की कंपेरिजन से कई ज़्यादा इंडिया में अंडर 30 की पॉपुलेशन है, जिसमें यूथ 52% है और चाइना में ये 40% है। और आने वाले 10 सालों के बाद ये चाइना के अंदर यूथ की पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है। एक्सपेक्टेशन है कि यूथ पॉपुलेशन कंट्रीज़ की कंजप्शन को काफ़ी बढ़ा देगी। तो इसका जाहिर सी बात है कि इंडिया 52% की पॉपुलेशन के साथ काफ़ी आगे बढ़ेगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंडिया के 5 to 10 ट्रिलियन की इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा इंडियन मार्केट में लो कॉस्ट पर मिलने वाले कैपिटल और लो वेजेस पर काम करने वाली लेबर एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और कमोडिटीज़ इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते रेटों पे चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं। 2022 के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग एवरेज चाइनीज़ वेजेस पर आवर इंडिया के वेजेस के कंपैरिजन लगभग 5 टाइम्स ज़्यादा था, मतलब 5 गुना ज़्यादा। मैन्युफैक्चरिंग में स्केल ऑफ इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। C+1 डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंडिया एक पोटेंशियल रखता है और बहुत बड़ी मार्केट है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इंडिया एक पोटेंशियल रखता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जो पहले चाइना के पास था, आज इंडिया के पास है और वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। इनफैक्ट एक और बात, इंडिया की कॉस्ट ऑफ लेबर भी वियतनाम की कॉस्ट ऑफ लेबर से हाफ है।
गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर FY 2019 to 2025 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट कम करने की उम्मीद है। सेम उसी तरह इंडियन ट्रांसपोर्ट सेक्टर का CAGR 8% है, उससे इस सेक्टर का डेवलपमेंट होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जिससे ट्रांसपोर्ट टाइम और कॉस्ट अराउंड 20% कम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड चाइना में पिकअप फैसिलिटीज़ और ओवर द रोड ट्रांसपोर्टेशन और फाइल डिलीवरी के अलग अलग कंपनीज हैं और उन्हीं के साथ काम करना पड़ता है, जिससे पूरी प्रोसेस और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और इस केस में इंडिया को क्लियर एडवांटेज है। इसी तरह बिजनेस क्लाइमेट को इंकरेज करने के लिए कुछ पॉलिसीज इंटरवेन करी गई है, जिससे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स टैक्स रिजीम में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो काफ़ी ज़्यादा। आप देखते हैं इंडिया के अंदर काफ़ी बिजनेस समिट्स भी की जाती हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करती हैं। इन सब चीज़ों ने इंडिया को चाइना से बेहतर बनाया है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी है। इन सब रीजन से भरे हुए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। के थ्रू चलाई गई इंसेंटिव्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया। पैंडेमिक ने पूरे देश में डिजिटल वेव जनरेट कर दी और उसके साथ साथ इंडिया ने अपने 48.7% हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन के सही यूटिलाइज किया और डिजिटल स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इससे कई इकोनॉमिक सेक्टर्स में रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आप कहीं से बैठ के कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर कोई भी आपको परेशानी नहीं है। इनफैक्ट इंडिया ने होम ग्राउंड टेक्नोलॉजीज लाइक आरोग्य सेतु और डिजी यात्रा जैसे टेक्नोलॉजीज के साथ मिक्स किया और गूगल और फेसबुक जैसे वाइडर पेनिट्रेशन जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के और काफ़ी अच्छी रीच पाई, जो कि चाइना में आज गूगल और फेसबुक बैन है। कि इंडिया यूथ को इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल फैसिलिटीज़ के साथ साथ नॉलेज ट्रांसफर करने का एक बहुत बड़ा चांस था और ये कहीं ना कहीं इंडियन पॉपुलेशन में वाइडर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। अनडाउटली इंडिया के यूथ चाइना से आगे हो सकते हैं, एज इंग्लिश इंडियंस के लिए तो एक दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इससे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को यूरोप क्लाइंट्स के साथ साथ बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी है। बट पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में कंट्रीज को अब ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन के बीच एक्यूरेट बैलेंस स्ट्राइक करना है टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये इमर्जिंग लोकलाइज मॉडल है जो कि बीजिंग के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कंट्रोल करना चाहती है, जहाँ इंडिया एक बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है, जो मैं आपको पहले। आज इन मॉडर्न वर्ल्ड में इंडियन डिप्लोमेसी एनर्जी का जवाब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब इंडिया G20 जैसे समिट और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी एज्यूम करेगा तो उसके पास ग्लोबलाइजेशन टर्म्स को चेंज करना और उसको कवर करने का बहुत एक यूनिक चांस। वो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल सकती हैं क्योंकि इंडिया के पास एक ओवर द हेड काफ़ी एडवांटेजेस है। साथ ही रिसेंट टाइम में ग्लोबल साउथ के लिए एक पावरफुल वॉइस भी बन चुका है। एंड ये एक 10 साल के टाइम में चाइना का एक फ़ायदा ये रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट की मैसिव साइज से, जिसमें बड़ी पॉपुलेशन और बढ़ती हुई पर कैपिटा इनकम थी, चाइना के ऐसे बड़े मार्केट साइज और बढ़ती हुई इनकम के साथ compete करने का सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन इंडिया के पास है, जिसके पास 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है और इनकम 6.9 की रेट से कहीं ना कहीं बढ़ रही है, जिसे हम GDP भी कह सकते हैं। ऑन दी अदर साइड 98 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ वियतनाम एक काफ़ी छोटी मार्केट है। अगर आप इन सब रीजन्स और फैक्टर को देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अपनी ग्लोबली बहुत अच्छी इमेज बना रखी है। कहीं ना कहीं उसने पैंडेमिक में एक नेगेटिव ग्रोथ तो देखी, बट आज वो 10 साल बाद बहुत अच्छी ग्रोथ देखने वाले हैं और कहीं ना कहीं हम हर साल बेटर हो रहे हैं, जो कि इंडिया को आप देख सकते हैं। That's for today's video guys. If you find this video insightful, let me know in the comment section और अपने व्यूज़ देना मत भूलिएगा। आपका हर एक लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, इस चैनल के लिए मैटर करता है, हमारी टीम के लिए मैटर करता है एंड इस रिसर्च के अंदर काफ़ी टाइम लगता है गाइस। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड मेक श्योर जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन, जैसे कि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को लाइक और देख भी सकें। Thank you so much guys for watching. This side Ritik Rastogi. Take care, stay safe.